नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एडवोकेट नीरज शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार राजेश जी। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हमारा चर्चा का विषय है तलाक, डाइवोर्स। क्योंकि इंसान के जीवन में वो पल जब वो डाइवोर्स के लिए कोर्ट में जाता है तो शायद बहुत दुखदाई होता है। तो सर, सबसे पहले हमने जानना चाहेंगे कानून डाइवोर्स को किस निगाह से देखता है। जी राजेश जी, तो जैसा कि आपने कहा, डिवोर्स कपल्स के लिए बहुत ही दुखदाई स्टेज होती है। ये एकदम सही बात है। तो बेसिकली कोई भी एक शादी के बंधन में जो दो लोग होते हैं, जब एक साथ आपस में नहीं रह पाते हैं बिल्कुल भी, या एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं, या कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनको कोई और पसंद आ गया है, तो वो ऐसे हालात में कोई भी एक पार्टनर कोर्ट को अप्रोच कर सकता है कि मैं अब दूसरे के साथ नहीं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। और उसके हमारे कानून में कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, और वो ग्राउंड्स भी मोर और लेस एक दो इधर उधर करने के अलावा सब रिलीजन्स में मोर और लेस सिमिलर ग्राउंड्स हैं। और ज़्यादातर जो डिवोर्स पिटिशंस हैं उनमें कॉमन ग्राउंड होता है क्रुएलिटी, क्योंकि क्रुएलिटी इतना जनरल ग्राउंड है। उसमें हमारा कोई वर्बल क्रुएलिटी, फिजिकल क्रुएलिटी, सोशल क्रुएलिटी या फिर फाइनेंशियल क्रुएलिटी, ये सब ग्राउंड्स कवर्ड हैं। तो जो कंटेस्टेड डिवोर्स होते हैं उसमें जनरली क्रुएलिटी ही डिवोर्स होता है। वैसे और ग्राउंड्स भी होते हैं, जैसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ द पार्टनर, या उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है ये जो छूने से फैलती है, या फिर उसने दुनिया को त्याग दिया है, सन्यासी हो गया है, या फिर वो जो है पता नहीं है उसके वेयर अबाउट्स, कहीं गायब हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिनके बेस पे हम डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं, आपने अभी का कंसेंट कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स, तो जी जैसे म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स होता है उसके बारे में भी आप हमें बताइए। जी जी, जो कंटेस्टेड डिवोर्स है वो फंडामेंटली तब किया जाता है जब एक पार्टनर को डिवोर्स चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों को चाहिए लेकिन दोनों की सेटलमेंट टर्म्स अलग अलग है, तो वो किसी कॉमन ग्राउंड पर नहीं आ पा रहे हैं, बट साथ में नहीं रह रहे हैं। तो और जो जो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होता है उसमें दोनों पार्टनर साथ बैठकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम, मान लीजिए कोई कॉमन प्रॉपर्टीज हैं उसको ऐसे डिवाइड करेंगे, या जो हमने शादी के बाद प्रॉपर्टीज एक्वायर की हैं, प्रॉपर्टी कैन बी योर इमूवेबल और मूवेबल एसेट, it could be your gifts received at the time of marriage। तो उनको कैसे डिवाइड करना है, कैसे जो डिपेंडेंट पार्टनर है उसको मेंटेनेंस दी जाएगी, अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों को कौन मेंटेन करेगा, उनके स्कूल की फीस कौन देगा, उनके कपड़े, उनकी दवाई का खर्चा कौन देगा। तो जब ये सारे मैटर सेटल हो जाते हैं, वो उन कंडीशंस को म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन में रिकॉर्ड करने करके आप एक कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं कि जज साहब हम दोनों अलग होना चाहते हैं और ये हमारी सेटलमेंट टर्म्स हैं। फिर जज साहब उस कंसेंट को वेरीफाई करते हैं कि हाँ वाकई में दोनों ने राजी होकर ये पिटीशन डाली है। फिर उनको एक 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड का प्रोविजन है हमारे कानून में, कि हम इसको बोलते हैं फर्स्ट मोशन फाइल किया जाता है पहले, जब फर्स्ट टाइम आप कोर्ट में जाते हैं। उस फर्स्ट मोशन के बाद कम से कम 6 महीने के बाद आपको फिर बुलाया जाता है। फिर आपसे फिर पूछा जाता है कि क्या आप अभी भी अपने पुराने विचार पे स्थिर हैं कि आपको अलग ही रहना है, या अब आप कुछ और सोच रहे हैं। तो अगर आप फिर से कंफर्म करते हैं कि नहीं हमें अलग ही होना है, तब कोर्ट जो है आपको म्यूचुअल कंसेंट पे डिवोर्स ग्रांट करती है। सर, जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि लोग मैरिज करते हैं तो 1 या 2 महीने बाद ही कई बार क्या होता है कि कोर्ट में आ जाते हैं कि जी हम जी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि या तो हो सकता है कि उनकी ईगो आपस में क्लैश कर जाती हो,
क्योंकि हाईली एजुकेटेड भी होते हैं, समटाइम्स इतने पढ़े लिखे होते हैं, जॉब्स प्रोफाइल उनके इस तरीके के होते हैं, या कोई और रीजन हो सकता है। तो सर क्या अगर कोई नया न्यूली मैरिड कपल 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के अंदर कोर्ट में जाता है डाइवोर्स के लिए, तो क्या उसे डाइवोर्स या वो तलाक मिल सकता है उसे? जी राजेश जी, अगर मैं शॉर्ट में इस बात को आंसर करूं तो इसका जवाब है नहीं। नॉर्मली जब आप डिवोर्स फाइल करते हैं, वो कंटेस्टेड है या म्यूचुअल कंसेंट से है, तो भी शादी को कम से कम 1 साल हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी शादी 1 महीना पहले हुई है और आप कोर्ट चले गए कि हमने अग्री कर लिया म्यूचुअली, अब आप हमारा डिवोर्स करा दीजिए, तो म्यूचुअल कंसेंट तो सवाल ही नहीं होता। आप जो है कंटेस्टेड डिवोर्स फिर भी फाइल कर सकते हैं कि मेरे साथ इस 1 महीने में ये प्रताड़ना हुई, मुझे इस तरह से मान लीजिए फिजिकली मारा गया है, या वर्बली मुझे ऐसा कहा गया है, या मुझे साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया गया है, जो भी हुआ वो आप कर सकते हैं। पर उसमें भी कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो ऐसा है कि आपको ये तो होगा नहीं कि आप आज गए और कल आपका ऑर्डर आ गया, आपको ग्रांट हो गया डिवोर्स। तो प्रक्रिया भी अपने आप में 6 महीना 1 साल 1.5 साल लेगी ही। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी की शादी 1 महीना पहले हुई है और आज 1 महीने बाद डिवोर्स हो जाए। नॉर्मली ये वो केसेस होते हैं जिसमें पार्टीज ने एक दूसरे को किसी तरह के छल से शादी की गई है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि किसी ने बोला कि मान लीजिए जो लड़का है, जो दूल्हा है, वो ग्रेजुएट है, या वो मान लीजिए बोला कि डॉक्टर है, या कोई बहुत हाई पोस्ट पे है, उसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, या और इस तरह के इमेज बनाई गई कि वो बहुत ही धनाढ्य फैमिली से है। लेकिन शादी के बाद आपको पता लगा कि लड़का तो 10th पास है, या वो एक मान लीजिए ऐसे ही कोई टेम्परेरी जॉब करता है, मान जैसे साइकिल रिपेयर करने का छोटा सा दुकान है, या कहीं चाय की दुकान है, या और कुछ तरह का बिजनेस करता है, जो कि ओरिजिनल जो इमेज दी गई थी उससे कंप्लीटली अलग है। तो ये जो है ये फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। और ये ऐसे केसेस में कानून में प्रावधान है कि जो ओरिजिनल मैरिज है उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाए। इसका मतलब है एक बार कोर्ट अगर आपकी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करती है, इसको ऐसा माना जाता है कि जैसे कि शादी कभी हुई ही नहीं। जी। ठीक है। पर अगर शादी जो है प्रॉपर शादी हुई है, शादी की जो एसेंशियल कंडीशंस हैं बाय लॉ वो मेट होती हैं, तो फिर उसमें 1 महीने या 2 महीने वाला जो डिवोर्स वाला ऑप्शन है वो खत्म हो जाता है। फिर आपको कम से कम 1 साल जो है उस शादी को ट्राई करना पड़ेगा कि ये चल जाए किसी तरह। आप कुछ कॉम्प्रोमाइजेज या कुछ एडजस्टमेंट्स दोनों स्पाउसेस करेंगे और ट्राई करेंगे कि ये कुछ हो जाए। अगर नहीं हो पाता है तो फिर उसके बाद वो कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं डिवोर्स के लिए। सर डाइवोर्स के केसेस में हमने अक्सर देखा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि कई बार क्या होता है कि खासकर लेडीज वाइफ काम नहीं कर रही होती, जी तो उन्हें पैसा या खर्चा चाहिए होता है, वकील को भी फीस देनी होती है, अपना भी खर्चा चलाना होता है, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों का भी चलाना होता है खर्चा। तो ये जो मेंटेनेंस है कानून किस तरह तय करता है? जी राजेश जी, काफी अच्छा सवाल है आपका। जी, मेंटेनेंस जो है उसके बहुत सारे कंसिडरेशंस हैं। मेंटेनेंस एक एक जो कपल है इन सिमिलर कंडीशंस बट इन ए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट द डिफरेंट बैकग्राउंड, उनकी मेंटेनेंस कंप्लीटली अलग हो सकती है। जैसे कि अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ, जिसमें हस्बैंड मान लीजिए 5 लाख रुपए महीना की सैलरी है, उसने एक कार खुद रखी हुई है, एक कार वाइफ को दी हुई है, एक बड़े घर में रहते हैं जिसमें मान लीजिए सब तरह का सुख आराम है,
और फिर उनके बीच में गड़बड़ हो जाती है और मेंटेनेंस, या वाइफ कोर्ट में चली जाती है कि मेरे को मेंटेनेंस देनी बंद कर दी गई है, तो कोर्ट ये देखेगी कि नॉर्मल लाइफस्टाइल क्या है इन कपल्स का। तो अगर आप, जब आप हैप्पी टाइम्स में, जब आप सुखी साथ में रह रहे थे, तब आपका लाइफस्टाइल क्या था, और सिमिलर लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जितना पैसा लगेगा वो उस तरीके से मेंटेनेंस डिसाइड होगी। ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा, उसमें जो ऐड किया जाता है क्राइटेरिया, वो ये भी है कि आपकी इनकम कितनी है। जब भी फैमिली मैटर्स या डिस्प्यूट्स कोर्ट में फाइल होते हैं, तो एक इनकम एफिडेविट फाइल करने का प्रावधान है। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को अपना इनकम एफिडेविट फाइल करना होता है। तो इस इनकम एफिडेविट में सिर्फ इनकम ही नहीं, आपके सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज, सब सोर्सेज ऑफ इनकम सब आपको डालना पड़ता है कि आपके पास कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। वो चाहे सैलरी है, चाहे बिजनेस है, या इंटरेस्ट है, या आपने किराए पे किसी को कुछ अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है वहां से आ रहा है। फिर आपको लिस्ट करना होता है आपके पास कितने एसेट्स हैं, चाहे वो मूवेबल है, इमूवेबल है, आपके पास कार है, आपके पास ज्वेलरी है, या और कुछ है। या और फिर आपकी लायबिलिटीज देखी जाती हैं कि भाई आपके ऊपर ऑलरेडी, आपने घर तो है आपके पास, पर उसके ऊपर लोन चल रहा है जिसकी किस्ती जाती है 70,000 रुपये या 1 लाख रुपए। आपके ऊपर डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, मान लीजिए 2 पेरेंट्स हैं ओल्ड एज, जिनकी एज भी 90 साल है, उनको एक असिस्टेंट लगता है। तो वो सब सरकमस्टांसेस कोर्ट कंसिडर करती है, और उसके बाद मेंटेनेंस डिसाइड होता है। तो एक एक मान लीजिए सिमिलरली एजुकेटेड हस्बैंड वाइफ, लेकिन अगर एक की सैलरी 5 लाख है, एक की सैलरी 50,000 है, तो उनकी मेंटेनेंस में बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस होगा। सर लेकिन कई बार हमने देखा है कि वाइफ की सैलरी हस्बैंड से बहुत ज्यादा होती है। सपोज दैट जी हस्बैंड की सैलरी 50,000 है लेकिन वाइफ की सैलरी 1.5 लाख है, तो उस केस जी। में मेंटेनेंस कैसे डिसाइड होता है? वो वाइफ को मिलेगा या हस्बैंड को मिलेगा मेंटेनेंस? सी, राजेश जी, इसमें क्या होता है कि कानूनन नॉर्मली हस्बैंड की लायबिलिटी है वाइफ को मेंटेन करने के लिए। जी। पर कुछ सरकमस्टांसेस जब बदलते हैं शादी में, तो ऐसे केसेस हैं जिसमें वाइफ को ऑर्डर किया गया है कि वो हस्बैंड को मेंटेनेंस दे। ठीक है। तो लेकिन वो एक स्पेशल अरेंजमेंट है, स्पेशल सरकमस्टांसेस में होता है। मान लीजिए कि कोई कपल राइट फ्रॉम डे वन, वो ऐसे अरेंजमेंट में आते हैं कि वाइफ, लेट्स फॉर एग्जांपल, मैं बोलता हूँ कि वाइफ आईएएस ऑफिसर है, या वाइफ कोई एक बहुत अच्छी पोस्ट पे है, और हस्बैंड और के साथ वो जो शादी के टाइम पे ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई तुम घर को चलाओ और मैं घर संभालूंगा। हस्बैंड, ये कह सकते हैं हाउस हस्बैंड होगा, जैसे हाउस वाइफ होती है ऐसे हाउस हस्बैंड। और वो अरेंजमेंट उनका चल रहा है। उसमें अरेंजमेंट में वो 1 2 साल 3 साल हो गए, बच्चे हो गए, वो सब हुआ, फिर डिस्प्यूट हो गया। तो ऐसे केसेस में हस्बैंड का एक क्लियर राइट बनता है वाइफ के ऊपर कि वाइफ उसको मेंटेन करे, क्योंकि इसी सेटअप से उन्होंने शादी को आगे बढ़ाने का डिसाइड किया था। प्लस अब ऐसे भी केसेस हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी हस्बैंड को ऑर्डर दिया जाता है कि, मतलब फोर्स किया जाता है कि कोर्ट एक ऑर्डर देती है कि आप वाइफ को इतना मेंटेनेंस दीजिए। पर ऐसे केसेस में भी कोर्ट ये कंसिडर करती है कि वाइफ की अपनी इनकम है, क्योंकि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है हस्बैंड के ऊपर। इसीलिए उसकी पूरा खर्चा हस्बैंड को के ऊपर नहीं डाला जा सकता है। पर क्योंकि हस्बैंड के ऊपर एक मोरल जिम्मेदारी है और एक कुछ हद तक कानूनन जिम्मेदारी भी है कि जब जिस दिन आप शादी करते हैं, उस दिन आप ये मोरली और लीगली इस बात को अग्री करते हैं कि मैं जो पार्टनर ला रहा हूँ, उस पार्टनर को मेरी लाइफ में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, और इस कारण से उसके कुछ खर्चे वो मैं भी उठाऊंगा, इवन इफ वाइफ इज वर्किंग। तो चाहे नोशनल ही सही, चाहे कोर्ट आपकी इनकम चाहे 1 लाख रुपए हो,
कोर्ट आपको हो सकता है नोशनल मेंटेनेंस दे कि आप 5,000 रुपये या 10,000 रुपये महीना दो, पर आप ये लीगल लायबिलिटी से नहीं बच सकते कि नहीं ये तो कमा रही है अब तो मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। वो देना ही कुछ पड़ेगा। बेसिक सरकमस्टांसेस हैं जिसमें एक एक सरकमस्टांस ये भी है कि वाइफ जो है एडल्ट्री में किसी और हस्बैंड के साथ रह रही, किसी और आदमी के साथ रह रही है, नॉट हस्बैंड, तो वो हस्बैंड के ऊपर केस करती है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए। तो उन केसेस में कोर्ट ने ये कहा है कि अगर वाइफ जो है एडल्ट्रस रिलेशन में है तो भी उसका मेंटेनेंस का राइट बनता है, जी लेकिन वो मेंटेनेंस उसके बेसिक सर्वाइवल तक लिमिटेड है। तो इसका मतलब प्राइमरीली ये हुआ है, निष्कर्ष में अगर हम बोले तो अगर कोई वाइफ एडल्ट्री में रह रही है तो, और अगर वो मेंटेनेंस फाइल करती है तो उसको सिर्फ उतना ही पैसा मिलने का चांस है कि ताकि वो भूखे ना मरे, ताकि उसके शरीर पे एक कपड़ा रहे या उसके सर पे एक छत रहे। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि जब मैं शादी के पहले तो मेरे मुझे एक कार दी हुई थी और अब भी मुझे कार चाहिए। जी। वो फिर नहीं हो सकता, क्योंकि आपने मैट्रिमोनियल जिम्मेदारी को छोड़ के आप किसी और के साथ रह रहे हो। तो फिर आपके आपकी जिम्मेदारी या मतलब आपके हस्बैंड की जिम्मेदारी नहीं है आपको उसी लाइफस्टाइल में मेंटेन करने का। आपको सिर्फ मिनिमम मेंटेनेंस दी जाएगी ताकि जिससे आप जिंदा रह सको। सर, जैसे हमने देखा कि डाइवोर्स के केस में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है दहेज की और स्त्री जी धन की। तो ये कब तक एप्लीकेबल होता है कि दहेज और स्त्री धन उसे देना पड़ेगा, और कितने टाइम पीरियड तक ये एप्लीकेबल है? क्योंकि अगर कोई 3 या 4 साल बाद मांगता है जी मैंने इतना दहेज दिया था, वो दहेज मुझे दीजिए या स्त्री धन मुझे दीजिए, तब भी वो एप्लीकेबल होगा? जी राजेश जी, जो स्त्री धन है वैसे उसकी फॉर्मली कोई डेफिनेशन नहीं है, बट जो भी गिफ्ट्स वाइफ की फैमिली या फ्रेंड्स या और रिश्तेदारों के द्वारा वाइफ को दिए जाते हैं वो सब स्त्री धन में आता है। स्त्री धन में सिर्फ जेवर नहीं आते। तो स्त्री धन में शादी में अगर वाइफ को मान लीजिए उसके रिश्तेदारों ने किसी ने 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 1 लाख रुपए वो गिफ्ट दिया है तो वो पैसा भी स्त्री धन में आएगा। वाइफ को अगर उसके पेरेंट्स ने या और किसी ने मान लीजिए कार भी दी है शादी के टाइम पे, कार वाइफ के नाम पर ही है, तो वो भी वाइफ की ही रहेगी। तो जो भी गिफ्ट्स शादी के टाइम पर वाइफ को मिले हैं वो सब स्त्री धन की डेफिनेशन में आता है। और अलग होने के टाइम पे वाइफ का पूरा राइट है कि वो अपना स्त्री धन वापस ले। और सर जो दहेज है वो कब तक, क्या दहेज का केस कब तक लगा सकते हैं? तो नॉर्मली जो डवरी मैटर्स है वो 7 साल तक सरवाइव, मतलब इशू जो है वो 7 साल के अंदर इनिशिएट किया जा सकता है। 7 साल के बाद डवरी मैटर को सब्सटेंशिएट नहीं किया जा सकता। अगेन उसमें भी एक लीगल फ्रेमवर्क ऐसा होता है कि लगभग हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है। ऐसे ही इसमें भी 7 साल के बाद भी कुछ स्पेशल सरकमस्टांस हो सकते हैं जिसमें कि वो इनिशिएट किया जा सकता है। वन एग्जांपल बीइंग कि वाइफ ऐसे हालात में रह रही थी कि वो चाहकर भी किसी को बता नहीं सकती थी कि उसके साथ कैसा हो रहा है। मान लीजिए कि 7 साल क्या 10 साल की शादी हो गई, पर 10 साल तक वाइफ को ऐसे रखा गया कि वो किसी से मिल ही नहीं सकती। अपने पेरेंट्स से भी मिलेगी तो किसी की प्रेजेंस में मिलेगी ताकि वो ऐसी वैसी बात ना बोल पाए। कहीं अकेले जा नहीं सकती है, किसी से फोन पे अकेले बात नहीं कर सकती है, जो कि वैसे आज के हालातों में मुश्किल है ये सब हो पाना, पर ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसे हालात हैं किसी के साथ में तो वो 10 साल के बाद भी कोर्ट को अप्रोच करेगी और बताएगी कि मेरे ऐसे हालात थे कि मैं आज भी ऐसे ऐसे बच के आई हूँ बताने के लिए, या पिटीशन फाइल बड़ी मुश्किल से किया है, मेरे हालात ऐसे नहीं है कि कोई मुझे अलाउ करे बाहर जाने का। तो वो 10 साल के बाद भी कोर्ट उसको अलाउ कर सकती है।
कोर्ट के पास पावर है आपका लिमिटेशन एक्सटेंड करने की, उसको वेव ऑफ करने की। सर नॉर्मली 7 साल के बाद ये डिवोर्स मैटर सरवाइव नहीं करते। सर हमने देखा है कि जब भी तलाक का केस कोर्ट में जाता है तो दोनों पक्ष एक दूसरे पे झूठे इल्जाम लगाते हैं, तो कानून उस ग्राउंड को किस तरीके से देखता है? जी देखिए, जो भी पार्टी, जो भी हस्बैंड या वाइफ या उनके रिश्तेदार जो भी इल्जाम लगा रहे हैं, वो झूठे हैं या सच्चे हैं वो सिर्फ वही जानते हैं। जी। जज साहब जो सुन रहे हैं दोनों को, जज साहब के लिए दोनों ही सच्चे हैं। तो मैट्रिमोनियल केसेस में ये कोर्ट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट मे बी मोर देन 50%, मे बी इवन हायर परसेंटेजेस, जो भी एलिगेशंस होते हैं, जो भी पार्टीज क्लेम करती हैं, वो सब वर्बल डिस्कशन पे बेस्ड होता है। कि बोला जाएगा, एक एग्जांपल दें कि उसमें इल्जाम होगा कि रात में जो है मुझे मैं सो रही थी और तो मुझे नीचे मान लीजिए बिस्तर से नीचे गिरा दिया कि यहाँ क्यों सो रही है, फर्श पे सो। या मुझे मारा गया कमरे के अंदर, या मुझे खाना नहीं दिया गया 4 दिन तक। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप एविडेंस से प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक क्लोज सेटिंग में हुआ है। कई जगह ऐसे इल्जाम लगाए, वाइफ इल्जाम लगाती है कि मैं रात को मान लीजिए किचन में पानी पीने के लिए गई या जो भी काम के लिए गई, तो मुझे एक्स फैमिली मेंबर ने, मान लीजिए वो कोई भी हो सकता है, ससुर हो सकता है, आपका जो है हस्बैंड का ब्रदर हो सकता है, हस्बैंड का कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी है, तो उसको इल्जाम लगाया जाता है कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की कोशिश की। मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उसने मेरे को चुप रहने के लिए बोला। तो ऐसे ये इसको मेंटल ट्रॉमा में लाया जाता है। या ऐसे भी केसेस हैं, आप शायद मानेंगे नहीं, कि जिसमें ये इल्जाम लगाया जाता है कि हस्बैंड मुझे अपने बिजनेस पार्टनर जो जिनके साथ वो काम करता है, उनसे बिजनेस लेने के लिए मुझे इस्तेमाल करता है, उनके पास भेजता है। तो इल्जाम किसी भी लेवल तक जा सकता है। और क्योंकि कोर्ट का काम नहीं है प्राइमा फेसी डिसाइड करना, जो अपनी बात को एविडेंस से कोर्ट को प्रूव कर पाता है, कोर्ट उसी को मानती है। तो मतलब ये ये कोर्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे मैटर्स में। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपको कि नॉर्मली जो डिवोर्स मैटर्स हैं, वो बहुत कम है जो अपने लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। इसका मतलब कि बहुत कम केसेस में कोर्ट को ये मौका मिलता है कि वो एक डिसीजन डिलीवर करे। अदरवाइज जब ये कोर्ट में मैटर चल रहा होता है तो पार्टीज 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद सेटलमेंट टर्म्स में आके केस को वैसे ही क्लोज करा देते हैं। फिर वो उसके बाद म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स फाइल करते हैं। तो सर जैसे एक इल्जाम आपने बताया, लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि पत्नी जो है अपने पति पे रेप का केस भी, रेप अटेम्प्ट भी लगा दे। जी राजेश जी, ये इच्छा तो बहुत लोगों की है कि ऐसा हो, लेकिन करंट फ्रेमवर्क में आज के कानून विधि के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। हस्बैंड जो है वो सेक्शन 376 जो कि रेप का सेक्शन है, हस्बैंड उसमें एग्जम्प्टेड है। तो जो कानून है वो ही ये बोलता है कि एनीबडी हु नॉट बीइंग ए हस्बैंड, जो कि जो ऑफेंस की कैटेगरी दी गई है कि जो ये सब करे वो रेप माना गया है। तो हस्बैंड को उस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। तो जब तक हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है, तब तक हस्बैंड के ऊपर रेप का चार्ज नहीं लगाया जा सकता है। सर तलाक के केस में जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट आता है, अगर बाय चांस उन दोनों के बच्चे हुए, देखभाल के लिए किसको जिम्मेवारी दी जाएगी, माता को या पिता को? तो कानून ये जो डिसीजन है, क्रिटिकल डिसीजन, वो किस तरीके से लेता जो बच्चे हैं, कोर्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कस्टडी का, कस्टडी के टाइम पर, कि
क्या करने से बच्चों का वेलफेयर होता है। कोर्ट इस चीज को कम वेटेज देता है कि बच्चे का लगाव किसके साथ है। ऑब्वियसली ये देखा जाता है कि बच्चा किसी एक पेरेंट से डरता तो नहीं है, क्योंकि अगर वो उसके साथ रहेगा तो और उसका जो है डिप्रेशन बढ़ेगा, साइकोलॉजिकल टेरर बढ़ेगा। तो कोर्ट अल्टीमेटली बच्चे का वेलफेयर देखता है। मान लीजिए बच्चा एक ऐसी स्टेज में है जिसमें कि बच्चे को एक बहुत ही से पढ़ाए उसको उसकी जरूरत है, या फाइनेंशियल स्ट्रांग बैकग्राउंड की जरूरत है। और अगर वो बैकग्राउंड जो भी स्पाउस दे पा रहा है, तो कोर्ट का इंक्लिनेशन रहेगा कि वो उसको दे, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है। लेकिन एक चीज यहाँ नोट करने की ये है कि कस्टडी किसी भी पेरेंट को मिले, चाहे हस्बैंड को या वाइफ को, जो दूसरा स्पाउस होगा, मतलब जो हस्बैंड को अगर कस्टडी मिलती है तो वाइफ, और वाइफ को मिलती है तो हस्बैंड, दोनों को विजिटेशन राइट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक को कस्टडी दे दी गई और दूसरे पार्टनर को बच्चे से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है। आप कस्टडी किसी को भी हो, दूसरे पार्टनर को विजिटेशन राइट्स होगा ही। उसमें भी एक दो एक्सेप्शंस ये हैं कि भाई अगर दूसरा पार्टनर का नेचर या कैरेक्टर इस तरह का है कि बच्चे से मिलने से उसका फ्यूचर खराब होता है या उसके हित में नहीं है वो, तब ही कोर्ट अलग से रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर देगी उस स्पाउस को कि आप बच्चे से नहीं मिलेंगे। लेकिन जनरली मैं बोलूंगा 99% केसेस में कस्टडी किसी के पास भी आए, दूसरे पार्टनर को विजिटेशन राइट्स मिलेगा ही। जी अगर संपत्ति पति के नाम पे है या पत्नी के नाम है, तो कोर्ट इसका डिवीजन किस तरीके से करता है? जैसे अगर पत्नी के नाम पे है तो क्या पति का भी उस पे हक है, या पति के नाम पे है और पत्नी का भी उस पे हक है? जी, जो प्रॉपर्टी है उसका हिंदू मैरिज एक्ट से कुछ खास कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो सक्सेशन एक्ट के हिसाब से डिसाइड होगी। रही बात मेंटेनेंस की, या जो मान लीजिए स्त्री धन है या और कोई धन है जिसने अपनी शेप या फॉर्म चेंज कर लिया है, तो उसके लिए एंड ऑफ द डे वो मॉनेटरी टर्म्स में ही डिसाइड होगा। अगर कोर्ट डिसाइड करती है कि वाइफ को एक एक्स अमाउंट मिलना चाहिए, तो कोर्ट विल ऑर्डर कि आप चाहे प्रॉपर्टी बेच के इतना पैसे दें उसको वन टाइम सेटलमेंट, या मंथली आप उसको इतना पैसा दें। तो वो कोर्ट उस तरह से ऑर्डर करेगी। पर किसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसका जो प्रॉपर्टी लॉस के हिसाब से जिस पे जिसका राइट बनता है वो कंटिन्यू रहेगा। मान लीजिए जॉइंट प्रॉपर्टी थी, एक कोई एक घर दोनों मियाँ बीवी ने साथ में खरीदा और अब उनका डिवोर्स हो गया, तो डिवोर्स होने से वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली पार्टीशन नहीं होगी। उसके लिए सेपरेट एक पार्टीशन पिटीशन उनको डालना पड़ेगा। सर, संपत्ति का बंटवारा आपने कहा कि प्रॉपर्टी लॉ के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन अगर जब बच्चे बड़े होते हैं तो जी क्या वो संपत्ति पे अपना हक दिखा सकते हैं? जी 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 राजेश जी, बहुत अच्छा सवाल है। जो डिवोर्स है वो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुआ है, जी। उसका लीगल पर्सपेक्टिव में बच्चों के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो राइट्स बच्चों के मैरिज की सब्सिस्टेंस के टाइम पर थे, सेम वो सारे राइट्स उनके डिवोर्स के बाद भी बने रहेंगे। तो जो भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी बच्चे इनहेरिट करने वाले थे, वो राइट इंटैक्ट रहेंगे डिवोर्स के बाद भी। सिमिलरली जो स्पाउस की जो प्रॉपर्टी रहेगी, उसमें जो भी लीगल हेयर्स होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, वो इंटैक्ट उसमें बने रहेंगे। तो उसके डिवोर्स की वजह से बच्चों का जो प्रॉपर्टी पे राइट है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। सर, तलाक के अलावा भी कोई और ऑप्शंस होता है कानून में कि पति पत्नी जैसे अलग रहना चाहें? जी राजेश जी, तो हिंदू मैरिज एक्ट में स्पेसिफिकली एक सेपरेट सेक्शन 10 जो है वो हमें ये ऑप्शन देता है। एक चीज होती है RCR, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, कि
ऐसे सर्कमस्टांस हो सकते हैं कि कोई एक पार्टनर बिना किसी वैलिड रीजन के दूसरे को छोड़ के कहीं और रहने लगे, कहीं और चला जाए। तो जो जिसको छोड़ के गया है पार्टनर, वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, एक एप्लीकेशन डाल सकता है कि भाई मेरा पार्टनर बिना रीजनेबल कॉज के मुझे छोड़ के चला गया है, तो आप उसको ऑर्डर दें कि वो मेरे साथ आए और अपनी मैट्रिमोनियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सर्व करे। तो ये को दोनों में से कोई भी पार्टनर कर सकता है। हस्बैंड को वाइफ छोड़ के जा सकती है, वाइफ को हस्बैंड छोड़ के जा सकता है। तो दोनों स्पाउस के पास ये राइट है। तो ये एक और इस सेक्शन 9 में एक और यूनिक बात ये है कि नॉर्मली आप कोर्ट के हर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा सकते हैं कोर्ट के थ्रू, अगर ऑपोजिट पार्टी ने वो कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना है। लेकिन ये आरसीआर एक ऐसा ऑर्डर है कोर्ट का जिसके लिए आप एग्जीक्यूशन पिटीशन नहीं डाल सकते हैं। अगर जो छोड़ के जाने वाला स्पाउस है उसने बात मानी तो मानी, अगर नहीं मानी तो 1 साल के बाद आरसीआर ऑर्डर को फॉलो ना करना वो अपने आप में एक डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। तो जो पार्टनर है, जो रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन जिसने लगाई है, वो दोबारा से कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और बोलेगा कि आपके रेस्टिट्यूशन के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए अब आप मुझे डिवोर्स ग्रांट कीजिए। तो ये एक डिवोर्स का ग्राउंड है। सिमिलरली मान लीजिए हालात ऐसे बन गए हैं कि आप जो है साथ रह नहीं सकते, आप 10 मिनट साथ रहते हैं तो झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी सेक्शन 10 जो है आपको अलाउ करता है कि आप एक जुडिशियल सेपरेशन की डिमांड करें, जिसमें कि हस्बैंड एंड वाइफ फिर वो हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहेंगे पर लीगली वो मैरिड रहेंगे। तो उसमें प्रोविजन है कि कोर्ट एक ऑर्डर करेगा जुडिशियल सेपरेशन का जिसमें दोनों अलग अलग रहेंगे। और ये भी, इसका जो वायलेशन अगर होता है, ये भी एक डिवोर्स का ग्राउंड है। सर हम तो ये चाहते हैं कि किसी भी परिवार में डाइवोर्स या तलाक जैसी कोई बातचीत हो ही ना, लेकिन फिर भी हो जाती है तो ये बहुत दुखद बात है। लेकिन आपने हमें तलाक से जुड़ी हुई बातों की काफी जानकारी दी, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू राजेश जी, नमस्कार।